बच्चों, आज हम करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। चैप्टर 2 में डेरिवेशंस हैं और एक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के लिए। तो आइए देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा क्या होता है। जिस तरह उस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसी तरह इस चैप्टर में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या होता है देखते हैं हम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई, सरफेस ऑफ एनर्जी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल रिमेन सेम आर कॉल्ड पोटेंशियल सरफेस। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो हम डायग्राम से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको ये डेफिनेशन सारी क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया है। यदि आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्लस क्यू चार्ज कैसे निकलती हैं, आउटवर्ड होती है। मतलब इस डायरेक्शन में हमारी ये सारी जो हमारे वेक्टर्स बने हुए हैं ये सारे क्या हैं, आउटवर्ड्स में जाएंगे। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये कैसी प्लस क्यू चार्ज कारण बाहर की तरफ जा रही हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ किए हैं, 1 2 3, मतलब यहाँ पर हमने 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं। और यहीं को हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कहा गया है, इन सर्कल को हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस में कहा गया है सरफेस। ये हमारी क्या है, 3 सरफेस, जो 3 सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किए हैं वही यहाँ पर क्या है, हमारी 3 सरफेस हैं। तो यहाँ पर जो 3 सर्कल हैं वो एक 3 सरफेस हैं। तो अब बात जो आती है मेन वाली, अब जो डेफिनेशन कहती है अब वो समझ लेते हैं। डायग्राम आपको पता है डायग्राम कैसे बना है, इस तरफ डायग्राम बना है। ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं जो प्लस क्यू चार्ज के कारण बाहर की तरफ जा रही हैं। और ये सर्कल है जिसकी हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या है, 3 सरफेस हैं। तो 3 सरफेस से आप इन सर्कल को समझ सकते हैं, ये इसी तरह ड्रॉ होगा, 3 सरफेस ड्रॉ हो जाएंगे जिनको सर्कल बोल सकते हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनको सरफेस बोलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए, मान लीजिए यह हमारी एक सरफेस है और इसका जो पोटेंशियल है, मतलब इस पूरे जो सर्कल है इसको मान लीजिए हम C3 नाम दे देते हैं। ये हमारा C3 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा C1 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा C3 सर्कल है उसकी मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है, 10। ये हमारा कितना 10 पोटेंशियल है इसकी। तो इस पूरे सरफेस की कितनी है, 10 पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इसको नाम देते हैं हम V है। और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे दिया हमने क्या, VV। इसको हमने दूसरा नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने VV। तो होगा क्या, यहाँ पर जो हमारा C3 मतलब जो पूरी सरफेस है, सर्कल और सरफेस, जो C3 है वहाँ पर क्या है, पोटेंशियल हमारा सेम होगा। मतलब कि यहाँ पर मैंने VA और VB लिया तो मैं कह सकता हूँ VA = VB। इससे मतलब यह है कि इस सरफेस पर हम किसी भी पॉइंट को यहाँ पर कहीं पर भी ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो पोटेंशियल है वो एवरी पॉइंट पर यहाँ पर सेम होगी। यही हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहती है कि सरफेस ऑफ एनर्जी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल रिमेन सेम आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कि इस सरफेस पर यदि मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ तो उसकी जो पोटेंशियल 10 यहाँ पर मैंने ली है तो इस पूरी सरफेस पर उसकी पोटेंशियल 10 ही रहेगी। मतलब मैंने यहाँ पर VA लिया है तो VA = में होगा VB के, मतलब इन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल हमारी सेम रहेगी। इसी तरह मैं C2 के ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, क्या इसको नाम देते हैं हम VC और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम, यहाँ पर ले लिया इसको दे देते हैं VD। तो यहाँ पर भी, और इसकी मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कितना हमारा 20 है, यहाँ पर हमारी पोटेंशियल कितनी 20 है। तो अब होगा क्या, आपको पता है यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, VC = VD। मतलब कि क्योंकि यहाँ पर भी इस सरफेस पर भी जो 20 वोल्ट है, वो 20 पोटेंशियल है हमारी, वोल्ट मेजर करते हैं पोटेंशियल को। यदि आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो यहाँ पर वोल्ट बोल सकता हूँ, 20 हमारी पोटेंशियल है यहाँ पर। तो VC = VD होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस सारी सरफेस भी हमारी कितनी 20 पोटेंशियल, तो VC के लिए भी 20 होगा और VD के लिए 20 पोटेंशियल होगी। मतलब इस सरफेस के लिए 20 पोटेंशियल सेम है एवरी पॉइंट के लिए। लेकिन यदि मैं चाहूँ तो VA = VD बोल सकता हूँ क्या, मतलब कि VA पॉइंट हमारा कौन सा सरफेस के लिए, कौन सा सरफेस पर है, C3 पर है। लेकिन जो VD हमारा पॉइंट है वो कौन सा सरफेस पर है, C2 पॉइंट पर है। तो VA = VD क्या मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता।
क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट के लिए मतलब C3 के लिए हमारी पोटेंशियल कितनी 10 वोल्ट है, मतलब 10 पोटेंशियल है, और C2 के लिए हमारी कितनी 20 है, तो वैल्यू अलग है। मतलब कि V के लिए अगर 10 होगा तो VD के लिए कितना 20 है, 10 और 20 तो आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए जो सरफेस है उस पे एवरी पॉइंट के लिए हमारी पोटेंशियल सेम होगी, लेकिन जो सेकंड सरफेस है उससे फर्स्ट सरफेस की वैल्यू अलग होगी। तो हमारा फर्स्ट सरफेस का पॉइंट सेकंड सरफेस के इक्वल नहीं होगा, लेकिन जो फर्स्ट सरफेस है उस पर हम किसी भी पॉइंट को ले लेंगे तो वह उस दूसरे पॉइंट के लिए जो सरफेस पहले से है उसके लिए वह इक्वल होगा। यही तो यहाँ पर क्या VA इज इक्वल टू VB, क्योंकि VA भी एक C3 सरफेस पर है और VB भी V3 सरफेस पे, लेकिन C2 पे यदि मैं VC और VD ले लेता हूँ तो वो भी आपस में इक्वल होंगे, लेकिन C3 और C2 के जो पॉइंट हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगे क्योंकि उनकी पोटेंशियल चेंज है। तो यही डिफरेंस है इक्विपोटेंशियल सरफेस में सरफेस के लिए, और यही इसकी डेफिनेशन कहती है कि किसी भी सरफेस पे यदि हम किसी भी पॉइंट को लेते हैं तो उनकी पोटेंशियल आपस में इक्वल होगी, लेकिन दूसरी सरफेस के लिए वह पोटेंशियल आपस में इक्वल नहीं होगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन हमारी यही कहती है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। इक्विपोटेंशियल सरफेस में प्रॉपर्टीज़ होंगी हमारी 5 है, उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अब देखते हैं हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, हमारा Q ग्रेटर है 0 से, मतलब कि जो प्लस Q है, मतलब Q की वैल्यू जो कैसे चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी जो लाइन होगी वह आउटवर्ड होगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पर जो सर्कल यहाँ पर ड्रॉ होंगे वो समझने वाली चीज़ है। ये MP बोर्ड में इतना प्रॉपर्टीज़ पूछी तो नहीं जाती, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो डेरिवेशन में यूज़ होते हैं, तो आप इनको समझ लीजिएगा। मैं से डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा वो Q ग्रेटर देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेंगे, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है कि किस तरह से कोई चीज़ काम करती है। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं हम। यदि यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक जो सर्कल है, हमारे जो सर्कल है इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले, वो कैसे ड्रॉ होंगे, जब हमारा प्लस Q चार्ज है उसके पास जो सर्कल ड्रॉ होंगे बहुत पास होंगे। मतलब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने बहुत सारे सर्कल मैंने ड्रॉ नहीं किए, लेकिन 1 2 3 किए, इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी ना वो पास होगी। इस तरह इसके इनके बीच की डिस्टेंस पास होगी, लेकिन धीरे धीरे सर्कल कैसे दूर होते चले जाएंगे। धीरे धीरे इतना हो गया, इसके बाद और दूर होगा, इसके बाद और दूर होगा, इसके बाद और दूर, मतलब कि यहाँ पर ड्रॉ होगा, फिर पास में यहाँ पर ड्रॉ होंगे, फिर धीरे दूर होते चले जाएंगे। और ऐसा होता क्यों है आपको पता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइन्स हैं जब पास होती है वहाँ पर हमारी कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिस्टेंस हो जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। मतलब यदि हमारे यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are closed, then electric field is strong। यहाँ पर क्या है, hमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर हैं जो पास हैं, इसी कारण क्या है यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। लेकिन यदि मैं दूसरे पॉइंट के लिए लिखूँ, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिस्टेंस अगर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वैकेंसी डिस्टेंस पर है तो क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक, मतलब कि यदि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है तब क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी
दूर दूर है, तब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट यदि आप चाहें लिख सकते हैं, ना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इन पॉइंट को लिखा है। तो यही बात समझने वाली थी। जो सर्कल है, जो जो चार्ज के बगल में सर्कल है, वो पास पास ड्रॉ होंगे, लेकिन जैसे ही चार्ज के बीच में उनकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो सर्कल इससे दूर बनते चले जाएंगे और दूर दूर बनते चले जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर समझने वाली थी। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट हम यहीं पर समझ सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि Q हमारा लेस है 0 से, मतलब कि अब क्या है, हमारा माइनस Q चार्ज है, तो माइनस Q चार्ज में भी क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वह कैसी ड्रॉ होंगी। अब यहाँ पर डायग्राम वैसा का वैसा ड्रॉ होगा, बस क्या हो जाएगा, आप जाते हैं माइनस Q चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी कैसी आती हैं, अंदर की तरफ आती हैं, माइनस प्लस Q चार्ज से जाती हैं और माइनस Q चार्ज की तरफ आती हैं। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बन जाएगी, मतलब कि प्लस Q चार्ज में जाती हैं तो माइनस Q चार्ज में इस तरह से अंदर आएंगी। बाकी हमारा सर्कल इसी तरह ड्रॉ होंगे। यहाँ पर भी प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज के पास में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, तो चार्ज जो सर्कल है वो आपस में बहुत ही ज़्यादा पास पास ड्रॉ होंगे, लेकिन जैसे ही दूरी बढ़ती जाएगी तो सर्कल दूर दूर बनते चले जाएंगे। तो यही बात इन दोनों पॉइंट में समझने वाले थे। इस सेकंड नाम दे दीजिएगा। यदि हमारा Q चार्ज है वह लेफ्ट है 0 पे, तो मतलब माइनस Q चार्ज है, तो इस तरह से सर्कल ड्रॉ होंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनकी डायरेक्शन ही बदल जाएगी, बाकी डायग्राम वैसा का वैसा बनेगा। अब देखते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। हाँ बच्चों, अब देखते हैं हम पूरा डायपोल, जो कि हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। तो डायपोल का मतलब आप जानते हैं, यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, डायपोल में एक प्लस होता है, एक माइनस Q चार्ज होता है, और डायपोल की जो बीच का सेंटर होता है वो उससे हम मेज़र करते हैं हमारी दोनों तरफ की जो चार्जेस है उनकी डिस्टेंस को। तो डायपोल आपको पता है, एक पे प्लस Q चार्ज होता है, एक पे माइनस Q चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो प्लस से निकलती है और माइनस पे जाती हैं, प्लस से निकलती माइनस पे जाती हैं, ये भी आपको पता है। यहाँ पर सर्कल क्या ड्रॉ होंगे वो खास बात है। यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पास पास होगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगी, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ वीक होगी। तो जो हमारे सर्कल ड्रॉ होंगे वो सर्कल के इस तरफ से पास पास ड्रॉ होंगे, लेकिन यहाँ पर वीक हैं, तो यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये सर्कल पास पास ड्रॉ होंगे इस चार्ज के पास, लेकिन यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, मतलब कि यहाँ से ये दूर दूर ड्रॉ होंगे, मतलब इस तरफ ड्रॉ होंगे कुछ। यदि यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा है तो वो इस तरफ ड्रॉ होंगे, यहाँ से इसके पास पास ड्रॉ होंगे, इस तरह से इसके पास ड्रॉ होंगे, और यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, मतलब कि यहाँ पर हमारी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर हमारी वीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इस तरह से इनका सर्कल ड्रॉ करना है, जहाँ यहाँ पर हमारी स्ट्रॉन्ग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर वीक होगी। ये समझने वाली बात थी डायपोल के लिए। यहाँ पर डायपोल स्ट्रॉन्ग होगा हमारे यहाँ पर दोनों तरफ डायपोल वीक होगा। तो ये पूरा डायपोल का केस है इलेक्ट्रो पोटेंशियल, जो हमारी इलेक्ट्रो पोटेंशियल है इक्विपोटेंट सरफेस के लिए, उसके लिए डायपोल क्या होगा हमारा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पर वीक होगा। तो ये इस टॉपिक को समझने वाली बात है। उसके बाद पूरा टू इक्वल चार्ज, मतलब यदि यहाँ पर चार्जेस क्या हैं, इक्वल ही हैं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी और इसका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं। यदि ये 2 है तो ये भी 2 है, यदि ये 4 है तो ये भी 4 है। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, इसके लिए जो प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज, इनके बीच में क्या होगा, एक यहाँ पर माइनस नहीं यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्योंकि प्लस प्लस है तो आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगी, इसको रिपेल कर देगी, ये यहाँ पर आई, इसको रिपेल कर दिया, इस तरह से ये रिपेल हो जाएंगे, मतलब क्योंकि प्लस प्लस Q चार्ज है आपस में, तो ये दोनों रिपेल हो जाएंगे। लेकिन माइनस प्लस का केस में क्या हो रहा था, इस तरह बन रही थी, लेकिन यहाँ पर यदि मैं प्लस ही प्लस ले लूँ, 2 इक्वल चार्जेस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रिपेल हो जाएंगी। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ स्ट्रॉन्ग होंगी और कहाँ वीक होंगी, लेकिन उससे पहले यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला, तो आपको पता होगा जो सेंटर होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता था, तो यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल 0 होगा। उसी तरह जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड किया था वहाँ पर क्या होता था, हमारा E 0 होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। तो सेंटर में ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इसलिए ना वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ना हमारा पोटेंशियल होता है, मतलब कि ये भी 0 होता है सेंटर में। और सर्कल कैसे ड्रॉ होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर कम रहेगा, लेकिन इस तरफ और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर क्या है,
यहाँ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग रहेगी, इस तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग रहेंगी, इस तरफ और इसके भी इस तरफ। यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग रहेंगी लेकिन यहाँ पर वीक रहेंगी। तो सर्कल यहाँ से इसके चार्ज के पास ड्रॉ होंगे लेकिन यहाँ से इनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, यहाँ से पास ड्रॉ होंगे और यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ड्रॉ होंगे, जहाँ पर हमारी स्ट्रॉन्ग है उसके वहाँ से क्या होगा, वहाँ से सर्कल जो ड्रॉ होगा वो चार्ज के पास से, लेकिन जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वीक हो जाएगी वहाँ से सर्कल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात थी। उसके बाद हमारा लास्ट है क्या, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, बस इनमें आपको डायग्राम बनाना सीखना था क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक है। ये एमपी बोर्ड में बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, इनके कॉन्सेप्ट पे क्या है सॉल्व होते हैं डेरिवेशन, तो इसलिए इनको समझने वाली बात है। और फिजिक्स को समझने से ही फ़ायदा ही होगा, आगे से कोई नुकसान होगा नहीं, इसलिए इनको हमने समझ लिया। और अब फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं सिंपल किस तरह, इस तरह ड्रॉ होंगी, ये ऐसी 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 ऐसी, इस तरह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ड्रॉ होंगी। अब यहाँ पर कैसे बनेगी, हमारे जो सर्कल यहाँ पर नहीं बनेगी, यहाँ पर हमारी सीट जैसे डायग्राम बनेगी। और ये सीट यहाँ पर कैसी रखी हुई है, ये सीट यहाँ पर कुछ इस तरह से रखी हुई है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ कॉफ़ी, ये सीट इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कुछ इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, मतलब कि ये आउटवर्ड में बिल्कुल इस तरह से रखी हुई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके पास से यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। तो इस तरह से ये कैसे रखी हुई है, इस तरह से इस पर ये रखी हुई है और यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनती है, इस तरह से बनती है। तो यूनिफॉर्म में इस तरह से 1 2 3 सीट यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर मल्टीपल सीट हो सकती है, लेकिन किस तरह से बनती है, इस तरह से, इस तरह से। तो समझ में आ गया होगा आपको तीनों चीज़ें, फॉर डाइपोल, फॉर टू इक्वल चार्जेस, फॉर यूनिफॉर्म में सीट बनती है, लेकिन किस तरह से, इस तरह से। यहाँ पर बोर्ड पे बनाना ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पर इससे ऐसे ही बनती, इस तरह, इस तरह, इस तरह, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पास होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर इस तरह से बनती है। तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला टॉपिक अब पूरी तरीके से क्लियर होगा। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं सर्कल पे, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बारी, जो क्या होती हैं, वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो उनको देख लेते हैं वो कैसे परपेंडिकुलर होती हैं। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में आगे। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी प्रॉपर्टीज़ को अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है। जो हमारी प्रॉपर्टीज़ आपने, यदि आपने बुक खोल के रखे हो सामने, एनसीईआरटी और आपकी जो भी बुक है, वहाँ पर आप देख सकते हो जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। लेकिन वो होता क्यों है उसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और इसके इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। तो यहाँ पर यदि मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ और इसको नाम वी ए दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं पॉइंट वी ले लेता हूँ, इसको वी वी नाम दे देता हूँ, तो आप जानते हैं जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन कहती थी, यदि यहाँ पर इस सरफेस के लिए हमारी पोटेंशियल कितनी है, 10 वोल्ट है, तो वी ए के लिए भी 10 वोल्ट होगी, वी बी के लिए भी 10 वोल्ट होगी। तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा। लेकिन क्यों होगा, क्योंकि यदि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा भी रहा हूँ तो हमारी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि यहाँ पर 10 वोल्ट थी वो वहाँ पर भी 10 वोल्ट ही रहेगी। ऐसा तो यहाँ पर हो नहीं रहा कि यहाँ पर 10 वोल्ट थी तो यहाँ पर जाके 20 वोल्ट हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा चेंज पोटेंशियल में कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल कैसे जीरो चेंज होगी, मतलब पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होगा। इस पूरी सरफेस के लिए हमारी पोटेंशियल सेम रहेगी। तो यही बात ये समझने वाली थी। अब इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। देखिए, यदि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर क्या, डी वी इज इक्वल टू, मैं क्या ले लिया मैंने, वी ए प्लस वी वी ले लिया। इन दोनों चार्जेस को मैंने ले लिया, वी ए इज इक्वल टू वी वी ले लिया। लेकिन अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे वी ए प्लस वी के लिए हम एक चार्जेस को यहाँ पर क्या कर देंगे, क्योंकि हमको इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, वी वी माइनस वी ए, इस तरह से इसको लिख देंगे, क्योंकि हमको टोटल ऑल
डी वी इज इक्वल टू जीरो लेके आना है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज हमारा चेंज होगा लेकिन उसकी क्या है पोटेंशियल जीरो रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज होगा ही नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ हम जानते हैं कि डी वी ए इज इक्वल टू वी बी होता है। और यह क्यों होता है? क्योंकि इस पर कोई चेंज पोटेंशियल पर होगा नहीं, तो डी ए वो वी ए इज इक्वल टू वी वी होगा हमारा। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, तो कैसे होगा ये आपको पता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डी वी लिखूँगा और वी ए की जगह भी वी वी पुट कर दूंगा, तो वी वी माइनस वी बी हो जाएगा। तो डी वी हमारे यहाँ से कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इस तरह से हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, क्योंकि हमारा यहाँ से पोटेंशियल में कोई चेंज होता ही नहीं, क्योंकि इस पूरी सरफेस के लिए हमारी पोटेंशियल सेम होती है, इसलिए डी वी इज इक्वल टू जीरो होता है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वह क्या कहती है, जब हमारा पोटेंशियल जीरो है तो हमारा वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज जीरो। मतलब कि यदि पोटेंशियल जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, तो वर्क डन भी हमारा वहाँ पर क्या है, जीरो है। लेकिन जीरो कैसे है उसको भी हम प्रूव करके आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए, और आपको एक फॉर्मूला लर्न है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जो कि हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, इसे आप जानते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं W की वैल्यू निकाल लेता हूँ और इसे क्या कर देता हूँ, डी डब्ल्यू हमारा मतलब स्मॉल वर्क डन ले लेते हैं और स्मॉल पोटेंशियल ले लेते हैं। तो स्मॉल पोटेंशियल के लिए क्या लिख दूंगा, डी वी लिख दूंगा और क्यू नॉट लिख दूंगा। और आप जानते हैं डी वी की वैल्यू हम अभी लेके आए हैं, तो डी वी इज इक्वल टू में कितना होता है, हमारा जीरो होता है। डी वी इज इक्वल टू में क्या होता है, जीरो। तो डब्ल्यू डी वी इज इक्वल टू जीरो आ गया और इनटू में क्यू नॉट, तो डब्ल्यू मतलब कि हमारा वर्क डन भी कितना हो गया, जीरो हो गया। तो वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज जीरो, मतलब वर्क डन हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर भी जीरो होगा। तो समझ में आ गया होगा कि हमारी चेंज इन पोटेंशियल भी जीरो होती है और वर्क डन भी पोटेंशियल पर एक सरफेस पर जीरो होता है, क्योंकि ना वहाँ पर पोटेंशियल चेंज होगी, क्योंकि पोटेंशियल सारे पॉइंट के लिए सेम होगी। तो वर्क डन भी कैसे होगा, तो समझ में आ गया होगा आपको ये वाला पॉइंट भी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। आइए अब देखते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो लास्ट प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वह क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वह ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। वह क्यों होंगी उसको हम प्रूव करके देखते हैं। देखिए, यदि मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाऊं तो क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क के लिए डब्ल्यू लिख सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, स्मॉल वर्क लेके चलेंगे। तो स्मॉल वर्क के लिए मैं डी डब्ल्यू ले सकता हूँ और फोर्स के लिए फोर्स एफ लिख सकता हूँ। और यहाँ पर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर क्या, डी एक्स, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन हमने डी एक्स लिख क्या कर दिया, जैसे वर्क हमारा स्मॉल हो गया इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट भी छोटा वाला डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो उसके लिए हमने डी एक्स लिख लिया। यदि आप जानते होंगे कि डॉट प्रोडक्ट जब हटेगा तो क्या आएगा, हमारा कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डी डब्ल्यू एफ डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से मैं एक एफ की वैल्यू रख देता हूँ। यदि आपको याद है, ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ अपॉन में क्यू नॉट होता है। तो यहाँ से यदि मैं एफ की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो ई एफ की वैल्यू ये आ गई। ये आपको फॉर्मूला पता होगा क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न भी होगा। तो यहाँ से मैं एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। देखिए, तो डी डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस थीटा, ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी। अब हम एक फॉर्मूला और जानते हैं, वी नो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट होता है। तो यहाँ से सब स्मॉल कर लेंगे, तो डी डब्ल्यू की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो डी वी अपॉन डी वी और क्यू नॉट इसके इनटू में आ जाएगा। ये फॉर्मूला कौन सा है, ये पोटेंशियल वाला फॉर्मूला। यदि आपने पोटेंशियल पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये वाला फॉर्मूला अभी आपको पता होगा। यहाँ से मैंने इन सबको स्मॉल ले लिया, स्मॉल वर्क डन ले लिया
और स्मॉल पोटेंशियल ले लिया, तो यहाँ से मैंने डी डब्ल्यू फाइंड कर लिया। अब देखिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला के देखिए, ये दोनों क्या है, आपस में सेम है। तो मैंने इस तरह से लिख सकता हूँ क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू डी बी क्यू नॉट। और हम लोग क्या जानते हैं कि डी बी में क्या होता है, डी बी इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर मैं डी बी इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो गया, हमारी पूरी टर्म 0 होगा क्योंकि डी भी 0 होगा और क्यू नॉट से 0 कैंसिल होगा तो 0 हो जाएगी। अब देखिए अब क्या होगा इसमें, हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा चार्ज 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि चार्ज 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस की तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो हमारा चार्ज यहाँ पर क्यू नॉट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। और ई मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी तो चार्ज होगा भी कैसे, मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी 0 नहीं हो सकती और ना ही हमारी डिस्टेंस 0 हो सकती। तो यहाँ पर हमारा dx भी 0 नहीं होगा। यहाँ पर 0 क्या हो सकता है, बस cos थीटा 0 हो सकता है, क्योंकि cos 0 की कुछ वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये तीनों हमारे 0 नहीं होंगे, 0 यहाँ पर बस क्या हो सकता है, cos थीटा हो सकता है। तो लिख सकता हूँ मैं cos थीटा इज इक्वल टू 0। और cos 0 की वैल्यू कब होती है, जब cos हमारा 90 होता है। cos 0 की वैल्यू कब होती है, तब होता है क्या हमारा cos 90 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos थीटा, तो cos 0 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 90 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से cos कट हो जाएगा और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी, 90 आ गई। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। तो थीटा 90 आ गया, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। इस तरह से इसको प्रूव करना था। यदि आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह से एमपी बोर्ड में इसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया अभी तक और ना ही पूछा जा सकता है। तो इसे आप बस समझ सकते हैं कि हमारी 90 होती क्यों है। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला टॉपिक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक।